क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया आधी अधूरी क्यों लगती है? क्यों समाज में इतनी बेचैनी है, इतना संघर्ष है, जबकि हम सब प्रगति की बातें करते हैं? क्या सच में स्त्री को आजादी मिल गई है, या वो आज भी अदृश्य बेड़ियों में जकड़ी हुई है? आज की इस कहानी में हम बात करेंगे एक ऐसी सोच की जो सिर्फ स्त्री के बारे में नहीं है, बल्कि पूरी मानवता के संतुलन के बारे में है। एक ऐसी क्रांति की जो तलवार से नहीं, चेतना से आती है। और इस चेतना की बात करते हैं ओशो। आज हम चर्चा करेंगे ओशो रजनीश की गहरी और विचारोत्तेजक पुस्तक नारी और क्रांति। ये किताब सिर्फ महिला सशक्तिकरण की बात नहीं करती, ये पुरुष और स्त्री के बीच संतुलन, प्रेम, स्वतंत्रता और असली क्रांति की बात करती है। ओशो कहते हैं, जब तक स्त्री स्वतंत्र नहीं होगी, तब तक समाज भी स्वतंत्र नहीं हो सकता, क्योंकि समाज दो पहियों पर चलता है, पुरुष और स्त्री। अगर एक पहिया कमजोर है तो यात्रा अधूरी रहेगी। तो आइए इस विचार यात्रा पर चलते हैं। अध्याय 1, स्त्री शक्ति नहीं, चेतना। कल्पना कीजिए एक छोटे से गांव की। वहां एक लड़की जन्म लेती है। जन्म के समय घर में खुशी तो होती है, लेकिन कहीं न कहीं एक हल्की सी चिंता भी तैरती है। बेटी है, बचपन से ही उसे सिखाया जाता है, धीरे बोलो, ज्यादा मत हंसो, ऊंचा मत उड़ो, सपने छोटे रखो, क्योंकि तुम लड़की हो। यहीं से शुरू होती है वो अदृश्य दीवार जो स्त्री के चारों ओर खड़ी कर दी जाती है। ओशो कहते हैं, हमने स्त्री को कभी इंसान की तरह देखा ही नहीं। हमने उसे या तो देवी बना दिया या फिर दासी, लेकिन दोनों ही स्थितियों में उसकी मनुष्यता खो गई। देवी बनाकर हमने उसे आसमान पर बैठा दिया ताकि वो धरती पर चल ही न सके, और दासी बनाकर हमने उसके पंख ही काट दिए ताकि वो उड़ने की सोच भी न सके। लेकिन ओशो की दृष्टि में स्त्री कोई भूमिका नहीं है। वो सिर्फ मां, पत्नी, बहन या बेटी नहीं है। वो एक जीवित चेतना है, एक स्वतंत्र आत्मा है। चेतना का अर्थ क्या है? चेतना का अर्थ है जागरूकता, अपनी उपस्थिति का बोध, अपनी इच्छा, अपने विचार, अपने सपनों का सम्मान। जब किसी व्यक्ति को सिर्फ संबंधों की परिभाषा में बांध दिया जाता है, तो उसकी चेतना सिकुड़ जाती है। जरा सोचिए, अगर किसी बच्चे से कहा जाए कि तुम सिर्फ अंक लाने की मशीन हो, तो क्या वो अपनी रचनात्मकता जी पाएगा? ठीक उसी तरह जब स्त्री से कहा जाता है कि तुम्हारा काम सिर्फ घर संभालना है या सिर्फ सुंदर दिखना है, तो उसकी आंतरिक चेतना दबने लगती है। ओशो कहते हैं, स्त्री को शक्ति कह देना भी एक चाल है, क्योंकि शक्ति कहकर हम उसे एक प्रतीक बना देते हैं, और प्रतीक बनते ही वो इंसान नहीं रहती। हम मंदिर में जाकर देवी की पूजा करते हैं, लेकिन घर की स्त्री की आवाज को अनसुना कर देते हैं। ये कैसी विडंबना है? असल में समाज ने स्त्री को दो छोरों पर रखा है, या तो अत्यधिक सम्मान या अत्यधिक नियंत्रण। लेकिन दोनों ही स्थितियों में उसकी स्वतंत्रता गायब है। ओशो समझाते हैं कि स्त्री की चेतना पुरुष से भिन्न है। उसका स्वभाव अधिक भावुक, अधिक संवेदनशील, अधिक ग्रहणशील है। लेकिन हमने इन गुणों को कमजोरी मान लिया। क्यों? क्योंकि समाज की परिभाषा शक्ति की रही है, आक्रमण, जीत, प्रतिस्पर्धा, और ये गुण अधिकतर पुरुष ऊर्जा से जुड़े हैं। लेकिन क्या जीवन सिर्फ युद्ध है? अगर घर में सिर्फ आदेश हो और कोई स्नेह न हो, तो क्या वो घर घर कहलाएगा? स्त्री की चेतना सृजन की है। वो जन्म देती है, पोषण करती है, जोड़ती है, टूटे हुए को समेटती है। ओशो कहते हैं, जिस ऊर्जा से एक मां बच्चे को गोद में लेकर शांत कर देती है, वही ऊर्जा इस पूरी दुनिया को भी शांत कर सकती है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि स्त्री अपनी चेतना को पहचाने, वो खुद को दूसरों की परिभाषाओं से मुक्त करे। एक उदाहरण लीजिए, अगर एक दर्पण को लगातार धूल से ढक दिया जाए, तो क्या उसमें अपना चेहरा साफ दिखेगा? स्त्री की चेतना भी ऐसे ही धूल से ढक गई है। परंपराओं की धूल, डर की धूल, समाज की अपेक्षाओं की धूल। ओशो कहते हैं, क्रांति की शुरुआत इस धूल को हटाने से होगी।
जब स्त्री खुद से पूछेगी, मैं कौन हूं, और ईमानदारी से उस प्रश्न के साथ बैठेगी, तभी उसकी असली पहचान सामने आएगी। वो समझेगी कि वो किसी की संपत्ति नहीं है, वो किसी की छाया नहीं है, वो स्वयं प्रकाश है। लेकिन ये यात्रा आसान नहीं है। सदियों की आदतें एक दिन में नहीं टूटती। परिवार का दबाव होगा, समाज की बातें होंगी, डर होगा कि अगर मैंने अपनी राह चुनी तो क्या लोग मुझे स्वीकार करेंगे। ओशो कहते हैं, सच्ची चेतना हमेशा अकेलेपन से शुरू होती है। जब व्यक्ति भीड़ से अलग खड़ा होने का साहस करता है, तभी उसका असली जन्म होता है। स्त्री को भी यही साहस जुटाना होगा। उसे ये समझना होगा कि उसकी संवेदनशीलता कमजोरी नहीं है, बल्कि उसकी गहराई है। उसकी करुणा उसकी ताकत है। उसका मौन भी उसकी अभिव्यक्ति है। और जब स्त्री अपनी चेतना में जागेगी, तब वो पुरुष से प्रतिस्पर्धा नहीं करेगी, वो उससे लड़ाई नहीं करेगी, बल्कि वो अपने स्वभाव में खड़ी होगी। ओशो कहते हैं, असली क्रांति बराबरी की लड़ाई नहीं है। असली क्रांति अपने स्वभाव में जीने की स्वतंत्रता है। स्त्री को पुरुष जैसा बनने की जरूरत नहीं है, उसे सिर्फ खुद जैसा बनने की जरूरत है। और जिस दिन ये समझ समाज में गहराई से उतर जाएगी, उस दिन न देवी की जरूरत होगी, न दासी की। सिर्फ मनुष्य होंगे, जागरूक, स्वतंत्र और प्रेम से भरे हुए। यही है इस अध्याय का सार। स्त्री शक्ति नहीं, चेतना है। और चेतना जब जागती है तो इतिहास बदल जाता है। अध्याय 2, पुरुष प्रधान समाज, असंतुलन की जड़। कल्पना कीजिए, एक ऐसे घर की जहां हर निर्णय केवल एक ही व्यक्ति लेता हो। वही तय करे क्या सही है, क्या गलत है, कौन बोलेगा, कौन चुप रहेगा, कौन आगे बढ़ेगा, कौन पीछे रहेगा। कुछ समय तक सब ठीक लगेगा, व्यवस्था दिखेगी, अनुशासन दिखेगा। लेकिन धीरे धीरे उस घर में घुटन भरने लगेगी, क्योंकि जहां संवाद नहीं होता, वहां संतुलन भी नहीं होता। ओशो कहते हैं, हमारा समाज सदियों से पुरुष प्रधान रहा है। नियम पुरुषों ने बनाए, धर्म की व्याख्या पुरुषों ने की, राजनीति, सत्ता, युद्ध, व्यापार, सब कुछ पुरुषों के हाथ में रहा। और जब किसी एक ही ऊर्जा का प्रभुत्व हो जाता है, तो असंतुलन पैदा होना स्वाभाविक है। पुरुष ऊर्जा का स्वभाव क्या है? वो बाहर की ओर दौड़ती है, जीतना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, सिद्ध करना चाहती है। उसमें संघर्ष है, स्पर्धा है, उपलब्धि की भूख है। ये ऊर्जा बुरी नहीं है, लेकिन जब यही अकेली दिशा बन जाए तो जीवन कठोर हो जाता है। जरा इतिहास को देखिए, युद्धों से भरा हुआ है, सीमाएं खींची गई, देशों ने देशों से लड़ाई की, शक्ति का प्रदर्शन हुआ, विजय का उत्सव मनाया गया। लेकिन किसी ने यह नहीं पूछा कि इस दौर में इंसान का हृदय कहां खो गया। ओशो कहते हैं, पुरुष प्रधान समाज ने सफलता को सबसे बड़ा मूल्य बना दिया। जीत ही सब कुछ हो गई, और जहां जीत ही लक्ष्य हो, वहां करुणा पीछे छूट जाती है। अब सोचिए, अगर एक मां अपने बच्चे को सिर्फ ये सिखाए कि हर हाल में जीतना है, तो क्या बच्चा संवेदनशील बन पाएगा? नहीं, वो सफल तो हो सकता है, लेकिन शांत नहीं होगा। ओशो बताते हैं कि स्त्री ऊर्जा का स्वभाव अलग है। वो भीतर की ओर जाती है, वो जोड़ती है, तोड़ती नहीं। वो सहारा देती है, पोषण करती है। जब बच्चा रोता है तो मां उसे गोद में लेकर शांत करती है। वो उसे समझाती नहीं कि रोना गलत है, वो बस उसे अपने प्रेम से भर देती है। यही ऊर्जा समाज से गायब हो गई है। पुरुष प्रधान व्यवस्था में नियम है, लेकिन अपनापन नहीं। संरचना है, लेकिन संवेदना कम है। इसी कारण आज दुनिया में तनाव बढ़ रहा है। प्रतिस्पर्धा इतनी है कि लोग एक दूसरे को साथी नहीं, प्रतिद्वंद्वी समझते हैं। ओशो कहते हैं, असंतुलन की जड़ यही है कि हमने जीवन को एकतरफा बना दिया है। हमने केवल कठोरता को महत्व दिया, कोमलता को नहीं। हमने बाहरी उपलब्धियों को सराहा, भीतर की शांति को नहीं। एक पेड़ को देखिए, अगर उसकी जड़ें मजबूत न हो और वो सिर्फ ऊंचा ही बढ़ता जाए,
तो एक दिन गिर जाएगा। समाज भी ऐसा ही पेड़ है। पुरुष ऊर्जा उसकी शाखाएं हैं जो फैलती है, लेकिन स्त्री ऊर्जा उसकी जड़ें हैं जो उसे धरती से जोड़े रखती है। जब जड़ों को कमजोर कर दिया जाता है तो पूरा पेड़ अस्थिर हो जाता है। ओशो का कहना है कि पुरुष प्रधान समाज ने स्त्री को हाशिए पर रखकर खुद को भी नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि जब जीवन से आधी ऊर्जा को दबा दिया जाता है तो संपूर्णता खो जाती है। ये वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति केवल अपने दाएं हाथ का उपयोग करे और बाएं हाथ को बांध दे। क्या वो पूरी क्षमता से काम कर पाएगा? नहीं। हमने समाज के एक हाथ को बांध दिया है और फिर आश्चर्य करते हैं कि दुनिया में शांति क्यों नहीं है। ओशो स्पष्ट कहते हैं, समस्या पुरुष में नहीं है, समस्या प्रभुत्व में है। जब कोई भी एक पक्ष हावी हो जाता है तो संतुलन टूट जाता है। समाधान क्या है? समाधान युद्ध नहीं है, समाधान बदला नहीं है, समाधान संतुलन है। स्त्री को पुरुष से लड़ने की जरूरत नहीं है और पुरुष को स्त्री से डरने की जरूरत नहीं है। दोनों को समझने की जरूरत है कि वे विरोधी नहीं, पूरक है। जब निर्णय में संवेदनशीलता जुड़ती है तो व्यवस्था मानवीय बनती है। जब शक्ति के साथ करुणा जुड़ती है तो नेतृत्व महान बनता है। ओशो एक ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जहां शक्ति और प्रेम साथ चले, जहां नियम हो लेकिन उनमें हृदय भी हो, जहां उपलब्धि हो लेकिन उसके साथ संतुलन भी हो। पुरुष प्रधान समाज ने बहुत कुछ बनाया है, लेकिन अब समय है उसे संतुलित करने का, क्योंकि बिना संतुलन के विकास भी विनाश बन सकता है। और जब स्त्री की आवाज, उसकी चेतना, उसकी संवेदना समाज के केंद्र में आएगी, तभी ये असंतुलन समाप्त होगा। यही इस अध्याय का संदेश है। असंतुलन की जड़ प्रभुत्व है और संतुलन की जड़ साझेदारी। जब दोनों साथ खड़े होंगे तभी सच्चा समाज जन्म लेगा। अध्याय 3, स्त्री की स्वतंत्रता, बाहरी नहीं भीतरी क्रांति। मान लीजिए एक पक्षी को पिंजरे से आजाद कर दिया जाए, दरवाजा खोल दिया जाए। अब वो उड़ सकता है, लेकिन अगर वो वर्षों तक पिंजरे में रहा हो तो क्या वो तुरंत उड़ पाएगा? शायद नहीं, क्योंकि उसके पंख तो खुले हैं पर मन अब भी कैद है। ओशो कहते हैं, यही हाल स्त्री की स्वतंत्रता का है। हमने कानून बदले, शिक्षा दी, काम करने का अधिकार दिया, लेकिन क्या भीतर की जंजीरें टूटी? अगर कोई स्त्री नौकरी करती है लेकिन हर निर्णय से पहले डरती है कि लोग क्या कहेंगे, तो क्या वह सच में स्वतंत्र है? अगर वो कमाती है लेकिन अपने पैसों का निर्णय खुद नहीं ले सकती, तो क्या यह स्वतंत्रता है? ओशो स्पष्ट कहते हैं, असली स्वतंत्रता बाहर से नहीं आती, वो भीतर से जन्म लेती है। भीतरी क्रांति क्या है? भीतरी क्रांति है अपने भय को पहचानना, अपनी आवाज को सुनना, अपने भीतर बैठे अपराध बोध को छोड़ना। सदियों से स्त्री को यह सिखाया गया है कि त्याग ही उसका आभूषण है, सहन करना ही उसका धर्म है, चुप रहना ही उसकी सुंदरता है। धीरे धीरे ये बातें उसके मन में घर कर गई और उसने इन्हें ही अपना स्वभाव मान लिया। ओशो कहते हैं, जब तक स्त्री इन मान्यताओं को प्रश्न नहीं करेगी तब तक वो भीतर से मुक्त नहीं हो सकती। कल्पना कीजिए, एक नदी पहाड़ों के बीच बह रही है, रास्ते में चट्टानें आती हैं, कभी उसे मोड़ बदलना पड़ता है, कभी गहराई बनानी पड़ती है, लेकिन वो रुकती नहीं। उसे किसी से अनुमति नहीं लेनी पड़ती, उसे ये नहीं सोचना पड़ता कि लोग क्या कहेंगे। वो बस बहती है अपने स्वभाव में। ओशो कहते हैं, स्त्री को भी नदी की तरह होना होगा। उसे अपनी चेतना में उतरना होगा, खुद से पूछना होगा, मैं क्या चाहती हूं? यह प्रश्न सरल नहीं है, क्योंकि जब कोई स्त्री सच में यह प्रश्न पूछती है तो कई बार उत्तर समाज की अपेक्षाओं से अलग होता है और वहीं से संघर्ष शुरू होता है। भीतरी क्रांति का पहला कदम है स्वयं को स्वीकार करना। अगर स्त्री संवेदनशील है तो वो कमजोरी नहीं है, अगर वो भावुक है तो वो दोष नहीं है, अगर वो स्वतंत्र सोच रखती है तो वो विद्रोह नहीं है। ओशो कहते हैं, स्वतंत्रता का अर्थ
ये नहीं कि स्त्री पुरुष जैसी बन जाए। स्वतंत्रता का अर्थ है कि वो अपने स्वभाव में जी सके। आज कई बार स्वतंत्रता को केवल बाहरी उपलब्धियों से जोड़ा जाता है, उच्च पद, अधिक वेतन, प्रसिद्धि। लेकिन अगर भीतर शांति नहीं है तो ये सब उपलब्धियां भी अधूरी है। ओशो समझाते हैं, भीतरी क्रांति ध्यान से शुरू होती है, जागरूकता से शुरू होती है। जब स्त्री अपने भीतर की आवाज को सुनने लगती है तब धीरे धीरे डर कम होने लगता है। वो समझने लगती है कि उसे हर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है, उसे अपने जीवन का निर्णय लेने का अधिकार है। एक छोटी सी कहानी सोचिए। एक लड़की चित्र बनाना चाहती थी, लेकिन परिवार चाहता था कि वो किसी और राह पर चले। वो वर्षों तक दूसरों की इच्छा के अनुसार चलती रही। बाहर से सब ठीक था, लेकिन भीतर एक खालीपन था। एक दिन उसने साहस किया, उसने अपने मन की सुनी। धीरे धीरे उसने चित्र बनाना शुरू किया। शुरुआत में आलोचना हुई, ताने मिले, लेकिन कुछ समय बाद वही लोग उसकी सराहना करने लगे। असल परिवर्तन बाहर नहीं हुआ था, परिवर्तन भीतर हुआ था। ओशो कहते हैं, जब भीतर परिवर्तन होता है तो बाहर की दुनिया भी धीरे धीरे बदलती है। भीतरी क्रांति का अर्थ है अपने अस्तित्व का सम्मान करना, अपने निर्णयों की जिम्मेदारी लेना, अपने जीवन को जागरूकता से जीना। और जब एक स्त्री भीतर से स्वतंत्र होती है तो वो केवल खुद नहीं बदलती, वो आने वाली पीढ़ियों को भी बदल देती है। क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं जो वे देखते हैं। अगर मां भय में जीती है तो बच्चा भी भय सीखेगा। अगर मां साहस में जीती है तो बच्चा भी साहस सीखेगा। इसलिए ओशो कहते हैं, स्त्री की स्वतंत्रता व्यक्तिगत नहीं है, ये सामूहिक है, ये भविष्य की नींव है। भीतरी क्रांति शोर नहीं करती, वो धीरे धीरे भीतर जन्म लेती है। जैसे बीज मिट्टी के नीचे चुपचाप अंकुरित होता है और एक दिन वही बीज वृक्ष बनकर आकाश को छू लेता है। स्त्री की स्वतंत्रता भी ऐसा ही बीज है। जब वो भीतर से जागेगी तभी सच्ची क्रांति होगी, और तब स्वतंत्रता कोई नारा नहीं रहेगी, वो जीवन बन जाएगी। अध्याय 4, प्रेम और अधिकार। जरा अपने जीवन के किसी रिश्ते को याद कीजिए जहां आपने कहा हो, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। अब मन से पूछिए, क्या उस प्रेम में कहीं ना कहीं डर भी था? खो देने का डर, नियंत्रण खोने का डर, या ये डर कि सामने वाला आपकी बात न माने? ओशो कहते हैं, जहां डर है वहां प्रेम अधूरा है, और जहां अधिकार है वहां प्रेम धीरे धीरे मर जाता है। हमारे समाज में प्रेम को अक्सर अधिकार के साथ जोड़ दिया गया है। पति कहता है, तुम मेरी हो। माता पिता कहते हैं, हम तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं। परिवार कहता है, हमारी मर्यादा है। धीरे धीरे प्रेम का रूप बदल जाता है। वो स्वतंत्रता नहीं देता, वो सीमा तय करता है। ओशो एक बहुत सरल उदाहरण देते हैं। अगर आपके हाथ में एक चिड़िया आकर बैठ जाए तो आप क्या करेंगे? अगर आप उसे प्यार से खुली हथेली पर बैठने देंगे तो वो शायद देर तक आपके साथ रहे, लेकिन अगर आप उसे मुट्ठी में कसकर पकड़ लेंगे तो या तो वो मर जाएगी या उड़ने का मौका मिलते ही दूर चली जाएगी। रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं। प्रेम खुली हथेली है, अधिकार बंद मुट्ठी। हम अक्सर कहते हैं कि हम सामने वाले से प्रेम करते हैं, लेकिन असल में हम चाहते हैं कि वो हमारे अनुसार चले, हमारे विचार माने, हमारी इच्छा को प्राथमिकता दे। ओशो कहते हैं, ये प्रेम नहीं, स्वामित्व है। स्वामित्व का भाव कहां से आता है? वो आता है असुरक्षा से। जब व्यक्ति स्वयं को अधूरा महसूस करता है तो वो दूसरे को पकड़कर पूर्णता खोजता है। वो सोचता है, अगर ये व्यक्ति मेरे पास रहेगा तो मैं सुरक्षित रहूंगा। लेकिन प्रेम सुरक्षा का सौदा नहीं है। प्रेम दो स्वतंत्र व्यक्तियों का मिलन है। जब स्त्री को अधिकार के नाम पर बांधा जाता है तो उसका व्यक्तित्व धीरे धीरे सिमटने लगता है। वो बोलने से पहले सोचती है, चलने से पहले डरती है, सपने देखने से पहले अनुमति मांगती है। और फिर समाज कहता है, देखो वो कितनी समर्पित है। ओशो कहते हैं, समर्पण और दबाव में फर्क है। समर्पण तब सुंदर है
जब वो स्वेच्छा से हो, जब उसमें आनंद हो, जब उसमें स्वतंत्रता हो। लेकिन जब समर्पण मजबूरी बन जाए तो वो प्रेम नहीं, गुलामी है। एक बगीचे की कल्पना कीजिए जहां माली हर पौधे को एक ही दिशा में मोड़ दे, हर फूल को एक ही आकार में ढाल दे। क्या वो बगीचा जीवंत रहेगा? नहीं। सुंदरता विविधता में है। हर फूल अपने ढंग से खिले तभी बगीचा सुंदर लगता है। रिश्ते भी ऐसे ही हैं। जब स्त्री और पुरुष दोनों को अपने स्वभाव में खिलने दिया जाए तभी प्रेम जीवित रहता है। ओशो कहते हैं, प्रेम अधिकार नहीं चाहता, प्रेम साझेदारी चाहता है। अगर पति पत्नी को नियंत्रित करता है या पत्नी पति को भावनात्मक रूप से बांधती है तो दोनों ही बंधन में है, दोनों ही स्वतंत्र नहीं है। और दो बंधे हुए लोग प्रेम कैसे कर सकते हैं? प्रेम का अर्थ है मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं जैसे तुम हो। इस स्वीकार में परिवर्तन की जबरदस्ती नहीं है, तुलना नहीं है, शर्तें नहीं है। लेकिन हमारे समाज में प्रेम अक्सर शर्तों पर आधारित है। अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं खुश रहूंगा, अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुमसे प्रेम करूंगी। ये सौदे हैं, प्रेम नहीं। ओशो कहते हैं, सच्चा प्रेम तब जन्म लेता है जब दोनों व्यक्ति भीतर से स्वतंत्र हों, जब वे एक दूसरे के साथ इसलिए हों क्योंकि वे रहना चाहते हैं, न कि इसलिए कि वे डरते हैं। प्रेम में स्वतंत्रता होनी चाहिए और स्वतंत्रता में जिम्मेदारी। अगर स्त्री को स्वतंत्रता मिले तो वो प्रेम से दूर नहीं जाएगी, बल्कि उसका प्रेम और गहरा होगा, क्योंकि तब वो मजबूरी से नहीं, अपनी इच्छा से साथ होगी। ओशो का संदेश बहुत स्पष्ट है। अधिकार का त्याग किए बिना प्रेम संभव नहीं है। जब हम सामने वाले को अपनी संपत्ति समझना छोड़ देते हैं तब हम उसे सच में देख पाते हैं। तब हम समझते हैं कि वो भी एक स्वतंत्र चेतना है, उसकी भी अपनी यात्रा है, उसके भी अपने सपने हैं। और जब दो स्वतंत्र यात्राएं साथ चलती हैं तभी प्रेम की धारा निर्मल रहती है। इस अध्याय का सार यही है, प्रेम पकड़ना नहीं है, बहने देना है। प्रेम बांधना नहीं है, स्वीकार करना है। और जब स्त्री और पुरुष इस अंतर को समझ लेंगे तब रिश्ते बंधन नहीं रहेंगे, वे उत्सव बन जाएंगे। अध्याय 5, नई मानवता की शुरुआत। कल्पना कीजिए एक ऐसी सुबह की जहां लोग एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा नहीं, सहयोग की भावना से मिलते हों। जहां बच्चों को यह न सिखाया जाए कि सबसे आगे निकलो, बल्कि यह सिखाया जाए कि साथ लेकर चलो। ओशो कहते हैं, स्त्री की स्वतंत्रता केवल स्त्री की जीत नहीं है, ये एक नई मानवता की शुरुआत है। नई मानवता का अर्थ क्या है? नई मानवता का अर्थ है संतुलित मनुष्य। ऐसा मनुष्य जिसमें कठोरता भी हो और कोमलता भी, निर्णय लेने की शक्ति भी हो और करुणा की गहराई भी। आज तक समाज एक तरफा विकसित हुआ है। हमने विज्ञान को आगे बढ़ाया, शहरों को ऊंचा बनाया, साधनों को तेज किया, लेकिन क्या मनुष्य भीतर से शांत हुआ? तनाव बढ़ा है, अकेलापन बढ़ा है, रिश्तों में दूरी बढ़ी है। ओशो कहते हैं, क्योंकि विकास अधूरा था, उसमें स्त्री चेतना का संतुलन नहीं था। नई मानवता तब जन्म लेगी जब स्त्री और पुरुष दोनों अपनी अपनी ऊर्जा को समझेंगे और स्वीकार करेंगे। ये लड़ाई का प्रश्न नहीं है, ये श्रेष्ठता का प्रश्न नहीं है, ये समन्वय का प्रश्न है। जैसे एक पक्षी दो पंखों से उड़ता है, अगर एक पंख मजबूत हो और दूसरा कमजोर तो उड़ान संभव नहीं है। समाज भी दो पंखों से उड़ता है, स्त्री और पुरुष। ओशो कहते हैं, अब समय है कि दोनों पंख बराबरी से फैले। नई मानवता की शुरुआत घर से होगी। जब एक बच्चा देखेगा कि उसके माता पिता एक दूसरे का सम्मान करते हैं, निर्णय मिलकर लेते हैं, एक दूसरे की स्वतंत्रता को समझते हैं, तब वो संतुलन सीखेगा। अगर घर में बेटी और बेटे को समान अवसर मिलेंगे तो उनके मन में भेदभाव की दीवार नहीं बनेगी। नई मानवता का अर्थ है बच्चों को यह सिखाना कि संवेदनशील होना कमजोरी नहीं है, रोना गलत नहीं है, अपनी बात कहना अपराध नहीं है। ओशो कहते हैं,
समाज को केवल मजबूत लोग नहीं चाहिए, बल्कि जागरूक लोग चाहिए। जागरूकता का अर्थ है अपने भीतर झांकना, अपने व्यवहार को समझना, अपनी आदतों को देखना। अगर पुरुष अपने भीतर की कठोरता को पहचान ले और उसमें करुणा जोड़ दे तो वो अधिक संपूर्ण हो जाएगा। अगर स्त्री अपने भीतर के डर को पहचान ले और उसमें साहस जोड़ दे तो वो अधिक स्वतंत्र हो जाएगी। और जब दोनों संपूर्ण होंगे तभी समाज भी संपूर्ण होगा। ओशो एक ऐसे भविष्य की बात करते हैं जहां सत्ता का अर्थ नियंत्रण नहीं, सेवा हो, जहां शिक्षा का अर्थ केवल रोजगार नहीं बल्कि चेतना का विकास हो, जहां रिश्ते समझौते नहीं उत्सव हो। नई मानवता प्रतिस्पर्धा की जगह सहयोग पर खड़ी होगी। आज हम बच्चों से पूछते हैं, बड़े होकर क्या बनोगे? नई मानवता में हम पूछेंगे, बड़े होकर कैसे मनुष्य बनोगे? ये परिवर्तन शब्दों का नहीं, दृष्टिकोण का है। ओशो कहते हैं, क्रांति शोर से नहीं आती, वो भीतर की शांति से आती है। जब स्त्री अपने भीतर जागेगी, जब पुरुष अपने भीतर संतुलन लाएगा, तब समाज में धीरे धीरे नई लहर उठेगी। ये लहर हिंसक नहीं होगी, ये प्रेम की होगी, ये जागरूकता की होगी। और ये क्रांति किसी एक देश तक सीमित नहीं रहेगी। ये हर घर में, हर रिश्ते में, हर हृदय में जन्म ले सकती है। नई मानवता कोई सपना नहीं है, ये संभावना है। हर वो क्षण जब हम किसी को बराबरी से देखते हैं, जब हम किसी की स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं, जब हम प्रेम को अधिकार से ऊपर रखते हैं, उसी क्षण नई मानवता जन्म लेती है। ओशो का अंतिम संदेश बहुत सरल है, स्त्री को स्वतंत्र करो, पुरुष को संवेदनशील बनाओ और दोनों को जागरूक बनाओ। तभी एक ऐसा समाज बनेगा जहां विकास और शांति साथ साथ चलेंगे। और शायद उसी दिन हम सच में कह पाएंगे, अब एक नई मानवता का उदय हो चुका है। अगर आप यहां तक हमारे साथ बने हुए हैं तो सच में आपका स्वागत है। इसका मतलब है कि आप सिर्फ सुन नहीं रहे बल्कि समझना चाहते हैं, आप बदलाव चाहते हैं, और यही नई मानवता की शुरुआत है। अब बात करते हैं इस पुस्तक की कुछ शक्तिशाली पंक्तियों और उनसे मिलने वाले जीवन बदलने वाले पाठों की। नंबर 1, वुमन इज नॉट अ रोल, शी इज अ कॉन्शियसनेस। ओशो कहना चाहते हैं, स्त्री केवल मां, पत्नी या बहन की भूमिका नहीं है, वो एक जागरूक अस्तित्व है। जब हम उसे सिर्फ संबंधों में बांध देते हैं तो उसकी असली पहचान खो जाती है। हमें हर स्त्री को एक स्वतंत्र चेतना की तरह देखना होगा। नंबर 2, नो सोसाइटी कैन बी फ्री इफ इट्स विमेन आर नॉट फ्री। इसका अर्थ साफ है, अगर आधी आबादी बंधन में है तो पूरा समाज स्वतंत्र नहीं हो सकता। स्त्री की आजादी कोई अलग मुद्दा नहीं है, ये पूरी मानवता की आजादी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। नंबर 3, लव कैनॉट एग्जिस्ट वेयर देयर इज पोजेशन। जहां अधिकार है वहां प्रेम दम घुटने लगता है। प्रेम खुली हवा है। अगर हम किसी को अपनी संपत्ति समझते हैं तो वो रिश्ता धीरे धीरे बोझ बन जाता है। सच्चा प्रेम स्वतंत्रता देता है। नंबर 4, ट्रू रेवोल्यूशन बिगिंस विद इन। बाहरी बदलाव कानून से हो सकता है, लेकिन असली परिवर्तन भीतर से आता है। जब सोच बदलती है तब समाज बदलता है। क्रांति नारों से नहीं, चेतना से जन्म लेती है। नंबर 5, मैन एंड वुमन आर कॉम्प्लीमेंट्री नॉट कॉम्पिटिटर्स। स्त्री और पुरुष विरोधी नहीं है, वे एक दूसरे के पूरक है। जैसे दिन और रात दोनों अलग है, लेकिन दोनों मिलकर ही जीवन को संतुलित बनाते हैं। प्रतिस्पर्धा नहीं, सहयोग ही समाधान है। प्रैक्टिकल लेसन्स। लेसन 1, हर रिश्ते में स्वतंत्रता दीजिए। अपने जीवन में देखें, क्या आप किसी को जरूरत से ज्यादा नियंत्रित कर रहे हैं? आज से एक छोटा कदम उठाइए। सामने वाले को अपनी पसंद और निर्णय लेने का अवसर दीजिए। यही प्रेम की शुरुआत है। लेसन 2, अपनी भीतरी आवाज सुनिए। दिन में 5 मिनट अकेले बैठिए। खुद से पूछिए, मैं सच में क्या चाहता या चाहती हूं? यह छोटा अभ्यास आपकी भीतरी क्रांति की शुरुआत कर सकता है। लेसन 3, बराबरी को व्यवहार में लाइए।
घर हो या कार्यस्थल, निर्णय लेते समय सबकी राय लीजिए। बेटा और बेटी दोनों को समान अवसर दीजिए। छोटी छोटी आदतें बड़ा बदलाव लाती है। लेसन 4, संवेदनशीलता को कमजोरी मत समझिए। अगर आप भावुक हैं तो उसे दबाइए मत। करुणा और समझदारी आपकी ताकत है। लोगों को सुनना और समझना सीखिए। यही संतुलित व्यक्तित्व की पहचान है। लेसन 5, प्रेम को शर्तों से मुक्त कीजिए। अपने रिश्तों की भाषा बदल दीजिए। अगर तुम ऐसा करोगे तो जैसी शर्तों को छोड़ दीजिए। बिना शर्त स्वीकार करने की आदत डालिए। वहीं से गहराई आती है। याद रखिए, नई मानवता किसी बड़े आंदोलन से नहीं बनेगी। वो आपके घर से शुरू होगी, आपके व्यवहार से शुरू होगी, आपके भीतर से शुरू होगी। आज से एक छोटा कदम उठाइए, क्योंकि जब चेतना बदलती है तो इतिहास बदल जाता है। अब हम इस पुस्तक की आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं और अब समय है इस पूरी यात्रा को एक नजर में समझने का। नारी और क्रांति हमें सिर्फ स्त्री के अधिकारों की बात नहीं सिखाती, ये हमें चेतना की बात सिखाती है। ये हमें याद दिलाती है कि जब तक समाज का एक हिस्सा दबा रहेगा, तब तक पूरा समाज संतुलित नहीं हो सकता। ओशो हमें बताते हैं कि असली क्रांति बाहर के शोर में नहीं, भीतर की जागरूकता में जन्म लेती है। स्त्री को देवी बनाना भी समाधान नहीं है और उसे दासी बनाना तो बिल्कुल नहीं। समाधान है उसे मनुष्य के रूप में स्वीकार करना। यह पुस्तक हमें सिखाती है कि प्रेम अधिकार नहीं है, स्वतंत्रता है, बराबरी प्रतिस्पर्धा नहीं है, साझेदारी है, और विकास केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं, भीतरी संतुलन से होता है। जब स्त्री अपनी चेतना में जागेगी, जब पुरुष अपनी संवेदनशीलता को अपनाएगा, तब एक नई मानवता का जन्म होगा। एक ऐसा समाज जहां शक्ति और करुणा साथ चले, जहां रिश्ते बंधन नहीं, उत्सव हो। तो दोस्तों, इस किताब का सार बहुत सरल है। परिवर्तन की शुरुआत खुद से कीजिए, अपने घर से कीजिए, अपने व्यवहार से कीजिए, क्योंकि जब सोच बदलती है तब समाज बदलता है, और जब चेतना जागती है तब इतिहास बदल जाता है।